खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद गाजी और मेरे साथ हैं मेरे कोस्ट शायद। रनडाउन आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर इस पर तजिया भी करेंगे। ईरान जंग में बेबसी का ये आलम है कि आज एक उनके एक्जियो नामी एक जो रिसाला है, ये आउटलेट है, न्यूज़ आउटलेट है, उसने बताया है कि गाली गलोच हुई बाकायदा नेतन्याहू के दरमियान और ट्रंप के दरमियान। ये क्या मामला है? और ये वो गालियाँ तो शायद हम रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, मगर वो उसे सारे देख ही रहे होंगे जो सोशल मीडिया देखते हैं। उधर इजराइल ने अमेरिका की मुखालफत के बावजूद जंग जारी रखी है, उसके हमले जारी हैं, इनकर्जन जारी हैं लेबनान में, कंट्रेरी टू जो क्लेम्स हैं ट्रंप के। इस पर हम बात करेंगे। क्या कोई जो हम कह रहे थे कि कुछ हुकूमतें बदलने का भी ख़तरा है इसमें जीसीसी में या मिडल ईस्ट में? क्योंकि अगर हम देखें तो एक हवाले से तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त एक मुल्क बहुत दूर दराज है, ऐसा मुल्क है जहाँ पे राइट नाउ फर्स्ट मई से लेकर अब तक एक इंतहाई खौफनाक तहरीक चल रही है प्रेसिडेंट रोड्रिगो पाज के ख़िलाफ़, और वो है बोलीविया, और मेरे ख्याल में वो हुकूमत ठहर नहीं पाएगी। इस पर बात करेंगे। और फिर ये तो खैर अब क्लीशे है, इस हफ्ते मुआहिदा होगा, इनकी औकात नहीं है मुआहिदा करने की। मुझे लगता है ये इजराइल को माफ़ी चाहता हूँ जूते ही पड़ेंगे। अब सियासी तौर पाकिस्तान की तरफ आते हैं, इसकी सियासत में आते हैं। क्या वाकई कोई सियासी जमातें 28वीं तरमीम पर अड़ गई हैं? वो नहीं, इसकी क्या कुछ कॉलम आए हैं और जो कॉलम लिखने वाले हैं उनसे हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे। फिर एक और भी र्यूमर इज़ टेकिंग राउंड्स, और क्या इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टेक्नोक्रेटिक सेटअप की कोई गुंजाइश मौजूद है या उसे फिर 28वीं तरमीम का भी हिस्सा बनाया जा सकता है? क्या मामला है? क्यों रिज्यूमेज़ की आवाज़ आ रही है कि घूम रहे हैं, ये क्या मामला है? इस पर बात करेंगे। बजट में ताख़ीर हो रही है, इसकी भी बहुत कुछ सियासी वजूहात बताई जा रही हैं। और फिर ये क्लेम जो है बड़ा रिडिकुलस लगता है कि IMF का बजट से हम 20 लाख नौकरियां पैदा कर सकते हैं। बेल्ट टाइटनिंग करता है, इदारे बंद करने की बात करता है, हुकूमत को कहता है निकलो, नौकरियां देना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम बेरोज़गारी फैलाना है। और वो ये काम बड़े सिद्ध के दिल से IMF की जो भी प्रोग्राम में घूमते हैं वो माशाल्लाह ये बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं कि बेरोज़गार कर रहे हैं लोगों को। मियाँ साहब, पहले तो ये कि जब मैंने ये खबर देखी तो मैंने जाके एक्सियोस का मैंने जो उसका देखा कि भाई क्या है, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है या नहीं। और गूगल का कहना था कि ये एक क्रेडिबल न्यूज़ सोर्स है, और उसमें जो हेडलाइन ही जो है उसमें उन्होंने तो गालियाँ भी लिख देते हैं भाई, हमारे तो मेयार मुख्तलिफ हैं। तो नेतन्याहू ने उससे दो बातें कहीं, एक तो उसको गंदी सी गाल बकी, और साथ उसने कहा कि तुम अगर पिछले 2 महीनों में जेल में नहीं गए तो उसकी वजह मैं हूँ। और बात ठीक है, ट्रंप ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, और कल भी हमने खबर हमारे अब्दुल्ला गुल साहब दे रहे थे कि उसके 2 महीनों में उसका जो पर्चे हैं उस पर करप्शन के 2 नंबरी के तोहफे तहफ़ लेने का, यू नो एनिमल, तो वो हर किस्म की बुराई, तो वो अच्छा। तो ये इनकी ये ज़रा इखलाकियात देखें, ये जमहूरियत में जो है वो इस तरह एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं मियाँ साहब। और फिर इसमें दूसरी अहम बात जो हम डिस्कस करेंगे वो कि इजराइल हैज़ डिसाइडेड टू गो अलोन। और अब ये भी यानी एक काबिल गौर बात है मियाँ साहब कि ये जो बड़े जो जिसे हम कहते थे ना कि बड़े टार्च बेयर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन थे, ये मगरब तहजीब है, इसमें देखिए हाय 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 सेल्फ कंडेमनेशन होती थी। हमारे बहुत से ऐसे वेस्टर्न लिबरल्स हैं हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे, मैं अब नाम क्या लूँ उनका, जो बैठ के तो हमें सख्त सुस्त करार देते थे। तो आज उनकी जो जहाँ उनकी मोहब्बत है, जो उनके लोग हैं वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं। वैसे ये गालियाँ कोई इतनी भी मैं समझता हूँ कि एक दूसरे को अगर वो गालियाँ दें तो वो इससे ज़्यादा के मुस्तहक है। मगर मियाँ साहब देखिएगा इन गालियों से क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो गले काट रहा है लबनान में लोगों के, ईरान को। और लगता ये है, आज कालीबाफ की एक ट्वीट भी आई है एक्स पर, शायद ईरान डायरेक्ट हमला भी कर सकता है। आप क्या समझ रहे हैं और क्या नज़र आ रहा है इस्लामाबाद से? देखें कायद साहब, जो अभी आपने मीडिया का नाम लिया है एक्सियो, ये असल में तर्जमान है ट्रंप साहब का, क्योंकि ट्रंप जो हैं वो ना तो CNN पर इन्हिसार करते हैं, उसको फेक न्यूज़ कहते हैं, और अगर न्यूयॉर्क टाइम की बात की जाए तो उनके भी ख़िलाफ़ हैं। तो वो एक्सियो जो है वो बिल्कुल उनका तर्जमान है, बल्कि उनकी बात करता है, जो बात उन्होंने कहनी हो बाहर वो इसी के थ्रू जो है वो कहलवाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ट्रंप जो है वो बहुत दबाव में है
ट्रंप बाहर क्यों नहीं निकल रहे? बिल्कुल वो अंदर अपने आप को बंद किए हुए हैं, बाहर किसी भी, वो अपने बेटे की शादी में नहीं गए और दीगर तकारीब में जो है वो इस तरह नहीं जा रहे खुलेआम जिस तरह वो पहले जाते थे। वो बहुत दबाव का शिकार है। उनको बहुत सी इतलात ऐसी मिल चुकी हैं कि शायद उनको जो पहले निशाना बनाया गया था अब भी निशाना बनाया जा सकता है। असल में अमेरिका के अंदर जो इजराइल से नफरत है वो बहुत हद तक फैल चुकी है और ट्रंप भी उससे जो है निकलना चाह रहे हैं। मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं कायद साहब, अगर मिड टर्म इलेक्शन में वो हार जाते हैं जो कि नजर आ रहा है तो फिर वो सदर नहीं रहेंगे, इसीलिए वो हर सूरत ईरान जंग से निकलना चाहते हैं। नंबर एक। दूसरा, उनको जो इतलात मिल रही हैं उनके अपने वजीर जंग की तरफ से, मैं नहीं बात कहूँगा, वो तो एक बाकायदा तौर पर उनको इजरायली नवाज कहना चाहिए, वो उनकी बात करते हैं नेतान्याहू की बात। मसला उनकी जो पेंटागन है उनके अंदर से जो इतलात मिल रही हैं वो ये उनको मिली हैं कि अगर हम जंग छेड़ते हैं या कशीदगी जारी रहती है या हम इजराइल को नहीं रोकते या उससे पीछे नहीं हटते तो ईरान के पास जो है वो इस तरह के सरप्राइजेस हैं कि जो कि हमारे वहां पर जो असला बच चुका है या अड्डे मौजूद हैं उनको तबाह कर सकता है। ईरान के पास एक ऐसी उन्होंने बोट जो है वो मुतारफ करा दी है जिससे क्रूज मिसाइल जो है वो वहां से फायर होता है और वो इतनी तेज रफ्तार है कि अभी तक उसकी तेज रफ्तारी जो है वो अमेरिका उसकी जज नहीं कर सका। दूसरा, उनके पास जितने भी जिसको सरप्राइज कहते हैं लेजर हथियार है और जो खतरनाक किस्म के मिसाइल्स हैं वो भी अमेरिका को बाकायदा तौर पर इसकी इत्तला दी गई है कि वो इस इलाके में अमेरिकी तनसीबात को तबाह कर सकते हैं। चंद दिन पहले जो अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था तो उसके बाद जो ईरानी ड्रोन्स गिराए गए, ईरानी जहाज गिराया गया, जो उन्होंने दावा किया अमेरिकी जो ड्रोन और जहाज हैं, ईरानी जो फौज है उनकी जानिब से दावा किया गया कि उन्होंने गिराए हैं, उस पर जो है वो सदर ट्रंप बड़े दबाव में हैं। सदर ट्रंप चाहते हैं कि हर सूरत वो जंग से निकलें। यही बात है कि नेतान्याहू जो कि जंग चाहता है वो पूरे खित्ते में सिर्फ जंग नहीं चाहता बल्कि खलीज के मुल्कों के साथ शामिल करना चाहता है। काजी साहब, आप देखेंगे गजा के बाद उन्होंने लबनान पर उसने कब्जा किया है, गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा किया है, उन्होंने जो यरूशलेम है जिसमें मशरकी यरूशलेम जिसको कहते हैं उस पर कब्जा कर लिया है। 5550 मुरब्बा किलोमीटर पर वो इस वक्त तक कब्जा कर चुका है। जो जनूबी लबनान है वहां पर एक फोर्ट पर उसने अपना झंडा लहरा दिया है। वो तो अपना मकसद जो है वो पूरा कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। अमेरिका जो है वो अब वहां से निकलना चाह रहा है। यही वजह है कि उसने पागल करार दिया और उसको कहा कि ये नाशुक्रा है और वो उनको ये भी धमकी दी है उसने कि अगर मैं चाहूं तो तुम जेल जाओगे और उसको नेतान्याहू जो है उनको जेल जाना है। वो अपना इलेक्शन जीतना चाह रहा है अगला, इसलिए सदर ट्रंप हर सूरत निकलना चाह रहे हैं। उन्होंने एक और भी बड़ा दावा किया काजी साहब, सदर ट्रंप ने कहा है कि आइंदा हफ्तों में बाकायदा तौर पर जो मुआहदा है वो होने जा रहा है। और जो मेरे ज़राए कहते हैं, कल मेरी एक अहम ज़राए से बात हुई, उनका कहना था कि पाकिस्तान के अंदर ही दस्तखत होंगे, लेकिन अमेरिका की तरफ से एक शख्सियत जो है वो पाकिस्तान आएगी और ईरान की जानिब से भी हो सकता है एक शख्सियत पाकिस्तान आए और आकर सिर्फ साइन होंगे और पाकिस्तान के अंदर ही होंगे। तमाम मामला जो हैं वो ट्रंप की जानिब से यानी अमेरिकी इंतज़ामिया की जानिब से, अमेरिकी हुकूमत की जानिब से, ईरानी हुकूमत की जानिब से तकरीबन तय हैं। जो ये शरारतें हो रही हैं ये इजराइल की जानिब से हो रही हैं। इजराइल शरारतें कर रहा है, कभी इराक की सरजमीन से शरारत होती है, कभी उसके जो है वो दूसरी अपने सरजमीन से जो है वो शरारत करता है। एक तो मुआहदा कोई नहीं होना मियाँ साहब, ये बिल्कुल ज़हन में रख लें। एज लॉन्ग एज नेतान्याहू इज़ देयर ये कोई मुआहदा नहीं होना, क्योंकि मुआहदा उसकी मौत है। यहाँ पीस अगर होगा तो ये जेल में सड़ेगा। और ये जिस किस्म का एक हीज़ा जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक मैनियक है, एक साइकोपैथ है, मैनियक है, ये बिल्कुल मुआहदा नहीं करेगा। ये उसके गल पड़ गया है। आमतौर पर जब भी हमने देखा है दुनिया में, जब आप एक रिएक्शनरी ताकत को स्पॉन्सर करते हैं तो वो आपके गले ज़रूर पड़ती है। MQM हमारे गले पड़ गई थी, जानते हैं। और भी आप देखते रहें, ये इसी तरह होता है कि जब आप एक अपनी किसी वक्ती मफाद के लिए करते हैं। अब एक तो नंबर 1 ये मुआहदा नहीं होगा, ये जंग से ही तय होगी बात। मेरी तो अब आई वुड लव टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि एक है, अगर अमेरिका
पीछे नहीं हटेगा। मेरे ख्याल में उसको यहूदी लॉबी पीछे हटने नहीं देगी, मगर इस वक्त वो इतने लो है उनका जो स्टॉक्स हैं दिफा के लिए कि ये इतनी बड़ी तबाही होगी इससे। और मेरे ख्याल में ईरान को एक शदीद ज़ख्म पहुँचानी पड़ेगी, ईरान को यानी इजराइल को एक शदीद नुकसान और ज़ख्म, एक प्रोहिबिटिव कास्ट जो है वो देनी पड़ेगी ईरान को, जो कि वो दे सकता है। और उसकी वजह यह है कि खबरें ये आ रही हैं कि ये जो का पीरियड आया था बीच में, इसमें रशिया और इवन वहाँ पे यहाँ तक कह रहे हैं, अमेरिकन दानिश्वर कह रहे हैं, कर्नल डगलस मैकग्रेगर जैसे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर रशियन और चाइनीज़ जो मशीर हैं, जिसे एडवाइजर्स कहते हैं जंगी, वो भी वहाँ मौजूद हैं इस वक्त। और फिर उसने ये दलील ये दी है कि जब आप यूक्रेन में जाके रशिया को मरवा रहे हैं, ये मरवाने की कोशिश और नाकाम कोशिश कर रहे हैं, तो क्या रशिया इस जो है वो आपको ब्लीड नहीं करवाएगा यहाँ पे? तो मेरे ख्याल में ये जंग, बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि बहुत बड़ा मौजा होगा, ये जंग टल जाए, ये जंग होनी है। और उसमें एक बात तय है कि इसमें जो अल्टीमेट लूज़र होगा वो इजराइल होगा, क्योंकि इजराइल को अगर क्योंकि एक तो स्प्लिट बड़ी है। आज अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स में डेविड फ्रेंच का आर्टिकल पढ़ें तो वो बड़ा दिलचस्प है। वो एक आहो बुका है, वो ऐसे लगता है जैसे कोई मजलिस पढ़ रहा हो, या सॉरी मैं कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि जैसे कोई सर पीट रहा हो। वो कहते हैं कि जो नए सर्वेज आए हैं, उन नए सर्वेज में इस अमेरिकन रूलिंग क्लास के जराइम की वजह से अपने अवाम के खिलाफ जो कर रहे हैं और दुनिया के खिलाफ जो कर रहे हैं, और ये जो नेतान्याहू कर रहा है, वो कहता है कि आधी यूथ जो है वो फाशिज्म की तरफ जा रही है। 34% यूथ, मैं न्यूयॉर्क टाइम्स के फिगर कोट कर रहा हूं, 34% यूथ, और उसमें वो बिलबिला रहा था, रो रहा था कि 34% नौजवान हमारे जो हैं वो तो कहते हैं हमें कम्युनिज्म दे दो, जो वो तो इतना खौफनाक है, उसमें तो ब्लड शेड होता है और ये हुआ था वो हुआ था। मैंने कॉलम पढ़ा, मुझे हंसी आई और मुझे तरस भी आया कि ये हालत हो गई है अमेरिकन एम्पीरियलिज्म की, और उनकी सोसाइटी में इतनी बड़ी स्प्लिट है। तो मैं नहीं समझता नेतान्याहू के होते हुए जंग खत्म होगी। ईरान को एक बार फिर कुर्बानी भी देनी होगी, और फतह भी पहले भी उसके नाम थी और अब भी फतह उसी के नाम होगी। जी मियां साहब, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ये लातों के भूत हैं। देखिए कायद साहब, असल में जो अमेरिका है वो तो जंग नहीं लड़ सकता। अब अमेरिका जंग से निकलेगा, क्योंकि अमेरिका जंग नहीं लड़ना चाहता। कायद साहब, जो ट्रंप जो हैं, अगर उनके आप दबाव की बात करें तो वो इतने दबाव में हैं कि जो मेडिकल रिपोर्ट उनकी आई है उस पर लिखा गया बाकायदा तौर पर कि उनके हाथों पर जो है वो नील पड़ते हैं, उनके हाथों को नील को छुपाने के लिए और मेकअप किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा असाबी दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वो यहूदी लॉबी के ही पैसों से लड़ा था, और वो इसी मुद्दे पे लड़ा था कि वो इजराइल का साथ देंगे। अब इजराइल का साथ देते देते वो इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं कि उनके पास जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं उस पर वो हक्का बका रह गए हैं, क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं कि जो ईरान है वहां जो जारगोज की पहाड़ियां हैं वहां पर वो तमाम पहाड़ियों पर बाकायदा तौर पर मिसाइल फिट कर चुके हैं। एक ही दफा 100 हमला जो है वो एक लहर जो है वो जारी की जाएगी। इससे पहले सर आपने देखा कि उनके तमाम जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तो डैमेज हो चुके हैं। अब वो बाकी जो उन्होंने रीग्रुपिंग की है वहां पर अब डिफेंस सिस्टम उनके पास नहीं है, सिर्फ यूएई में उन्होंने आकर जो आयरन डोम लगाया है, बाकी उनके पास, इजराइल के पास भी उस तरह का डिफेंस सिस्टम नहीं है। इजराइल अकेले जंग नहीं लड़ सकता। अगर ये जंग दोबारा होती है तो इस खित्ते में अमेरिका का कोई अड्डा बाकी नहीं रहेगा। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट उनको मिली है, खबर और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ट्रंप को ये बताया है कि वहां पर उनके पास सिर्फ जो है वो, सर 1 मिनट दीजिएगा, उनके पास ना सिर्फ जो है मिसाइल हैं, उनके पास खुद कुछ बोट्स भी हैं, उनके पास जो है वो दीगर ड्रोन्स भी हैं और कुछ सरप्राइजेस भी हैं, और वो यक बार की हमला करेंगे इजराइल पर भी और अमेरिकन अड्डों पर भी। जहां तक मामला जो है वो इस खित्ते का है सर, कि इस खित्ते में एक मुफाहमत अब होनी है। ट्रंप मुफाहमत चाहते हैं। अगर नेतान्याहू अकेले जंग लड़ना चाहता है तो लड़ के देख ले, और ये अरब जो खित्ता है वो भी बहुत बड़ी तब्दीलियों का सामना करने वाला है। अब यूएई की बात लगा लें, यूएई में भी बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो सामने आने वाली है। अब वहां नई क़यादत जो है वो सामने आ रही है। जो यूएई के सदर हैं मोहम्मद बिन जैद, उन्होंने अपना वली अहद जो है वो चुन लिया है, और उनके वली अहद जो सामने आया है उनका नाम जो है वो शेख खालिद बिन मोहम्मद है। उनको उन्होंने सारे अपने मामला सौंप दिए हैं। और क्या शेख खालिद साहब जो हैं वो उस तरह ही पॉलिसियां रखेंगे जो उनके वालिद साहब की थी?
क्या वो उस पॉलिसी को चेंज करेंगे या वो मोहम्मद बिन सलमान की तरह अपने बीएन को आगे लेके जाएंगे? ये सारी खित्ते की तब्दीलियां भी सामने आ रही हैं, मुफाहमत होने जा रही है सर, वो अमेरिका और ईरान के दरमियान होगी। इजराइल से बदला जो है वो जरूर लेगा ईरान। जो मेडिकल रिपोर्ट है उस हवाले से बड़ी कन्फ्लिक्टिंग, आपको मैं रिपोर्ट बता दूं। पहले तो उन्होंने रिपोर्ट जो डिले की है, ये डिले की है और खबर ये आई कि जनाब ये अमेरिकन कानून के तहत ये पहली दफ़ा हो रहा है कि डिले हुआ। फिर खबर आई और फिर कहा गया कि उसे टेम्पर किया गया। वहाँ पे जिस तरह लैरी बी जॉनसन है ये, या जिस तरीके से मैंने कर्नल मैकग्रेगर की बात की, वो कह रहे हैं कि ट्रंप इज सफरिंग फ्रॉम शिज़ोफ्रेनिया। माहिरीन तो जानते होंगे, मगर मैं एज ए लेमैन बता दूं कि ये एक ज़हनी बीमारी है जिसमें आपको हेल्यूसिनेशंस होती हैं। यानी हेल्यूसिनेशन ऐसी जैसे मैं बैठा हूं और खुदा न खास्ता अगर मुझे ये बीमारी हो तो मैं समझूं कि यार ये कुर्सी नहीं है, ये जिन बैठा हुआ है कोई। यानी आपको इस तरह से, और फिर डिल्यूजन्स होते हैं। एंड फिर ये ऐसी बीमारी की जिसमें यू कैन, ही इज़ अंडर ट्रमेंडस प्रेशर। एक तरफ से उसका प्रेशर है यहूदी लाबी का, एक तरफ अवाम की नफरत का वो शिकार है, और दूसरी तरफ जो है वो अमेरिका की जो एंटी इजराइल लाबी है उसका प्रेशर है। ये सारा उस पर कन्वर्ज कर रहा है। एक तो मैं ये आपको अर्ज़ कर दूं कि आई डोंट थिंक, और जो अहम लोग और जो मोतबर आवाज़ें हैं वो ये कह रही हैं कि इनका अगर सही मेडिकल किया जाए तो शायद इन्हें आराम की ज़रूरत हो सकती है, मगर ये फिर शेर की सवारी है, ये वो उतरेंगे नहीं क्योंकि इनके खिलाफ इसीलिए उनको जो है वो बाकायदा रिपोर्ट्स दी गई हैं कि अगर वो हमला करता है और अगर कशीदगी बढ़ती है, अगर अपना वो नाकाबंदी खत्म नहीं करता और ईरान पर हमला करता है बाकायदा तौर पर, तो फिर ईरान जो जवाब देगा उसका सिर्फ जवाब नहीं होगा कि वो उन पे अड्डों पर जो है वो हमला करेगा, बाकायदा आगे बढ़कर वो पेशकदमी कर सकता है और इलाकों पर कब्जा कर सकता है। इसमें यह भी रिपोर्ट आई है कि कतर पर, कुवैत पर और बहरीन पर ईरान जो है वो कब्जा कर लेगा। ये बाकायदा तौर पर रिपोर्ट आई है। तो पहले भी खबर है, लेकिन मैं जो आपको बात बताने लगा और मैंने इसको एंड करना है, मगर मैं ये भी बता दूं कि अगर कोई मुल्क उसको रीफ्यूलिंग के लिए नहीं देता, जितनी जहाज़ों की कैपेसिटी है उन्हें 2 दफ़ा फ्यूलिंग चाहिए ईरान पर हमला करके वापस आने के लिए, और कोई भी FGCC का मुल्क ये फैसिलिटी देने को तैयार नहीं है। उनके माहिरीन कह रहे हैं एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कुछ मकामी खबरें हैं, क्या हो रहा है हमारे मुल्क में, इस हवाले से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कुंवर दिलशाद साहब, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, दानिश्वर हैं। कुंवर साहब, एक आपके कॉलम ने हलचल मचा रखी है कल से, तो हुजूर उसमें एक तो क्या ये फरमाइएगा जो उसमें आपने ये एक इंकशाफ कह लूँ किया कि ये कुछ लीडर जो हैं वो 28वीं तरमीम की राह में रुकावट है आपके ख्याल में, और वो क्या कोई ऐसी रुकावट है कि जैसे कोई को हमाला होता है या शिमला पहाड़ी जैसी रुकावट है? तो हजूर जरा रोशनी तो डालिए। जनाब गुजारिश है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन बात यह है कि 28वीं अमेंडमेंट के लिए तमाम जो पस पर्दा तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अच्छा, ये ज़ाहिर है तमाम जो हमारे मिनिस्टर्स हजरात जो हैं वो तो ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि जी हमें पता नहीं है या हमारे पास कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। ये सारे अवाम को की तवज्जो हटाने का बहाना होता है, ऐसा हर सियासी जमातें करती है। लेकिन असूली तौर पर आप ये देखें कि बजट इजलास मुलतवी हो गया है। ये बजट इजलास से पहले पहले 28वीं अमेंडमेंट आनी है, और वो बजट इजलास जो 5 जून को होना था, अब भी उसकी कोई डेट मुकर्रर नहीं की गई। वैसे ही आ रहा है कि 10 जून को करेंगे। 10 जून को भी अगर ये बजट इजलास करते हैं तो उसमें भी बड़े प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं। हमारी इतला के मुताबिक, बल्कि इतला समझे खबर समझे, हमारी ये है कि हुकूमत के जो आला हल्के हैं वो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट, उनसे मनवाने की कोशिशें जारी हैं। बाद फेडरल मिनिस्टर जो हैं जो बहुत करीब हैं जरदारी साहब के, वो उनसे मुलाकातें कर रहे हैं 2, 2.5, 3 घंटे वो कन्विंस कर रहे हैं बिलावल के। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का कहना यह है कि जी बिलावल जरदारी नहीं मान रहे। इसीलिए हमारी खबर जो इतलात मिल रही हैं कि ये 10 जून तक से पहले पहले 28वीं अमेंडमेंट हो जाएगी, बिल पेश हो जाएगा। अगर कोई नहीं मानता तो उसको मनाने के तरीके बहुत आते हैं, हुकूमत के पास बड़े तरीके होते हैं। और ये हमारी जो एहतसाब
जो है हमारे। इसके कुछ खालो खत बताएंगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपको रोक रहा हूँ, इसके कुछ खालो खत बताएंगे। एक तो सूबों की बात है, इसके अलावा क्या कोई पावर स्ट्रक्चर में भी कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस आ सकती हैं? ये सारा स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा जी। बहुत बड़ी बात है कि MQM ने भी बाकायदा धमकी दे दी है कि अगर आपके बलदियाती इंतखाबात के आर्टिकल 141A में तब्दीली नहीं लाती, तमाम इख्तियारात मेयर को नहीं दिए जाते, उसमें बड़ी इनकलाबी तब्दीली नहीं लाती, तो हम बजट पास नहीं होने देंगे। तो MQM भी नाराज हो रही है। इसलिए आसिफ जरदारी साहब को कमर दिलशाद साहब, आपने एक बड़ी खबर दी है। आपने कहा है सर कि 10 जून तक जो है वो 28वीं आईनी तरमीम पास कर ली जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर आपने दी है, या टेबल कर दी जाएगी और वो पास हो जाएगी। तमाम तर मामला मुकम्मल हो चुके हैं। सर एक तो आपने अपने कॉलम में इसके खदोखाल जो हैं वो भी बयान किए हैं, वो चीदा चीदा नकात भी हमारे नाजरीन के लिए सामने जो है रखिएगा। दूसरा सर, अगर ये टेबल हो जाती है और MQM ने भी धमकी दी है, आप कह रहे हैं कि इसको जो है वो हम बजट जो है वो इस तरह मंजूर नहीं होगा। ये कहा जा रहा है कि बजट इसलिए ताखीर का शिकार हुआ कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। वो गिलगित के इलेक्शन में मसरूफ है, वहां पर वो नाराज हैं, वो नहीं मान रहे। तो क्या अगर वो नहीं मानेंगे या MQM नहीं मानेगी, क्या हुकूमत मान रही है और क्या इसके खदोखाल क्या है सर? खतोखाल तो हमारे कॉलम में मुकम्मल जिक्र किया हुआ है। हमें उसमें बाकायदा यह है कि सबसे बड़ी अहम बात यह है कि NFC अवार्ड जो है वो उसके ऊपर नजरसानी करनी है। NFC अवार्ड की वजह से इस वक्त जो मौजूदा NFC अवार्ड है उससे फेडरेशन जो है कमज़ोर होती जा रही है, फाइनेंशियल मामले में भी, हर मामले में। इसी तरह महकमा सेहत है, महकमा एजुकेशन है, पॉपुलेशन प्लानिंग है, ये सारे जो हैं ये वापस जाएंगे कंकरेंट लिस्ट में। अब देखें, जो 18वीं अमेंडमेंट से पहले जो हमारा असली कॉन्स्टिट्यूशन है 73 का, उसमें 34 महकमे जो थे वो कंकरेंट लिस्ट, फेडरल कंकरेंट लिस्ट, वो उन्होंने ख़त्म कर दी थी। अब तमाम इख्तियारात सूबों को दिए। सूबों के पास इतना पैसा हो गया है कि तमाम हमारे ब्यूरोक्रेसी के घरों में जो छापे पड़ते हैं तो अरबों रुपया उनके घरों से पकड़ा जाता है। अब देखें ना, आपके पोस्तान में एक मामूली कदर के घर में टाका वो छापा मारा तो 40 अरब रुपया उसके घर से निकला। आप ये अंदाजा लगा लें कि इतना पैसा मिल गया इनको 18वीं अमेंडमेंट के तहत कि गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के पास तो पैसा नहीं है, वो तो पैसा बहुत सूबों से पैसे मंगवाती है। इन हालात को देखते हुए ये सोचा गया है कि जनाब इसको दोबारा नजरसानी करें। अभी हालात ऐसे नहीं थे कि 18वीं अमेंडमेंट के तहत तमाम सूबों को माली तौर पर इतना खुद मुख्तार कर दें कि फेडरेशन कमजोर हो जाए। ये सारी बातें इस वक्त नजर में आ रही है। जिन्होंने स्टेट को, जिन्होंने मुल्क को, रियासत को संभालना है, जिनके हाथ में। लेकिन सर आपने ये भी लिखा है कॉलम में कि कराची और ग्वादर को वफाक का हिस्सा जो है वो करार दिया जाने की तजवीज है, कराची और ग्वादर को। तो क्या पीपल्स पार्टी मानेगी कि कराची को वफाक का हिस्सा करार दे दिया जाए? क्योंकि कराची और पीपल्स पार्टी और सिंध ये तो लाजम मलजूम है, आप न समझते हैं। 18 साल से या 17 साल से उनकी हुकूमत है वहां पे, तो कैसे वो मानेंगे इसको? जैसी बात यह, जैसे आपने फरमाया, स्टेट के सामने कोई सियासी पार्टी कोई लाज़िम मंजूम नहीं होती। स्टेट के सामने स्टेट की रेट होती है। अब वो ये देख रहे हैं कि जनाब कराची के तमाम ताजिर बरादरान, वो सबसे यही उनका रोना होता है कि जनाब हमारे सारा तमाम जो करप्शन के लिहाज से और दीगर तरीके से हमारी कोई काम नहीं हो रहे। इस लिहाज से वो भी अपने ज़ाहिर कर रहे तफाजात हमेशा। आप यकीन जाने, चलो मैं पीछे ले जाता हूँ कि जब अपने जनरल परवेज मुशर्रफ साहब थे, प्रेसिडेंट थे, तो बड़े बेबस हो गए थे। जब ज़ाहिर पीपल पार्टी इक़्तिदार में आ गए थे, वो तो बराए नाम ही सदर थे फाजी टाइम। वो उस वक्त भी ये तमाम ताजिर बरादरी ने, दीवान यूसुफ से लेकर हाशवानी तक, इन्होंने जाके परवेज मुशर्रफ साहब से कहा था कि जनाब हमारे तमाम कारोबार खतरे में पड़ गए, आप हमारा कारोबार बचाएं। हाशवानी ने कहा जी मेरे होटल बचाएं। तो ये दीवान यूसुफ ने कहा जी मेरा सारा जो है कराची का बिजनेस जो है वो कब्जा किया जा रहा है। इसी तरह ये सारी लेकर मुशर्रफ साहब बेबस हो चुके थे। मुशर्रफ साहब ने मुझे खुद बताया कि सारे ताजिर बरादरी मेरे पास सारे, लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरे पास तो इख्तियारात ही कोई नहीं है। ताजिर बरादरी अपनी जगह से नाराज है, हर तरह से मामला है। तो इस नजर तो ये आ रहा है कराची। अच्छा, मैं माफ़ी चाहता हूँ, एक छोटा सा बीच में सवाल। कुंवर साहब, बहुत से टेक्नोक्रेटिक सेटअप या रिज्यूमे आने जाने के कुछ लोग तो मैं खुद भी बता रहे हैं भाई हमारे रिज्यूमे जो है वो लिए गए,
इस पे इस हवाले से कुछ रोशनी डालेंगे या कोई आया इतलात आपके पास? आपका सवाल क्या आ रहा था, क्या मैं कह रहा था कि ये टेक्नोक्रेट्स के रिज्यूमेस की अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं, टेक्नोक्रेट्स का तो एक नारा तो चलता है, लेकिन जी बात यह है कि हर दफा प्रायोरिटी बदल जाती है। मुमकिन है कि जो हमारे इक़्तिदार आला है, अब देखें नजर ये आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब तो हैं तो बड़े मुतबर सियासतदान, बड़े मफावत पसंद आदमी हैं, लेकिन वो देखेंगे कि जी मेरी पार्टी को मैं कहाँ तक बचा सकता हूँ। जब उनको एक मुकम्मल तौर पर मैसेज चला जाएगा जी हमने 18वीं अमेंडमेंट में तरमीम करनी है और 28वीं लेके आनी है, तो मुमकिन है को छोटी मोटी रात मरात मांग लें कि जनाब हमारा जो है ख्याल रखें, तो वो भी ख्याल रखा जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर वो ना हुए, ये महसूस किया कि वो सदर से इस्तीफा दे देंगे कि जनाब मैं तो 18वीं अमेंडमेंट का बानी हूँ, आर्किटेक्चर हूँ, मैं तो नहीं मानता, अपनी पार्टी को बचाना चाहता हूँ या आइंदा सिंध की सियासत करना चाहता हूँ, तो अगर वो सियासत से अलहदा होते हैं या सदारत छोड़ देते हैं। अब ये जो बजट इजलास आपका मल्टी हो गया, आप इसको देखें ना, आप इस पर गौर करें आप कि 5 जून को बकायदा था कि प्रेसिडेंट साहब ने 5 जून को इजलास तलब कर लिया है, बजट इजलास तलब हो गया है। आज खबर आ रही है कि जनाब ये फिलहाल इसकी कोई डेट मुकर्रर नहीं की गई, अभी फिलहाल जो है वो 8 जून को या 10 जून को किया जाएगा। इस पर हमारे खबरें आ रही थी हमारी तरफ से, दाएं बाएं से, उसमें नजर आ रहा था इस अरसे में इनका प्रोग्राम ये है कि हम अपना 28वीं अमेंडमेंट में तरमीमी बिल ले आए। ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये ले आए और ये इसके ताकि हमने हमारा ही ख्याल ये था कि चूंकि बजट इजलास शुरू हो जाएगा तो मुमकिन है कि अभी 1-2 महीने बाद टल जाए, लेकिन नहीं, जो जिनके हाथ में इक़्तिदार है, जिनके हाथ में पाकिस्तान की रियासत है, उन्होंने ये महसूस किया होगा कि नहीं तो एक महीना बहुत ज़्यादा गुजर जाएगा। इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो एंड यू आर एन इनसाइडर, और आपकी खबरें जो हैं वो ज़ाहिर गर्दिश। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम नहीं जानते क्या होगा, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान तब्दीलियों की जद में रहता है। जो हो इस मुल्क के लिए अच्छा हो। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बजट, मईशत जो अजाब बना हुआ है आम आदमी के लिए क्या है और इसकी डिले की क्या वजह, माहिर होंगे हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। राइट ने ज्वाइन किया है जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम दानिशवर, राइटर और माहिर मईशत हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आई जस्ट वांट टू पे ट्रिब्यूट टू यू। जो यस्टरडे आपका कॉलम था, हमें पहली दफ़ा पता चला कि हम गरीब नहीं हैं, हमें गरीब रखा जा रहा है कि 105 ट्रिलियन रुपीज़ PKR और $377 बिलियन जो रियासत के अवाम इनडायरेक्ट टैक्सेशन से, बल्कि इसमें शायद आपने वो नहीं शामिल किए थे प्राइवेटाइजेशन के प्रोसीड्स, इफ आई इवन देन, तो हम तो बड़े अमीर लोग हैं, गरीब रखा जा रहा है। मगर मैं आपसे सवाल वही करूंगा जो अभी आपने ट्वीट की है कि क्यों नहीं हो रहा मुआहिदा, रुकावट क्या है IMF और हमारी माशी टीम के माबैन? जनाब डॉक्टर साहब। जी थैंक यू कारी साहब। देखिए, मैं तो रोशनी को डाल सकता हूँ माशी वजूहात के ऊपर। बात सियासी भी की जा रही है, इसके साथ साथ मेरे नज़दीक एक तो तसल चल रही है, एक रस्साकशी है वफाकी हुकूमत और IMF के दरमियान। उसमें जो FBR की टैक्स की कलेक्शन है उसके हवाले से शक व शुबात उठाए जा रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी का इशू जो है वो सामने आ रहा है। और दूसरा एक इशू चल रहा है विफाक और सूबों के दरमियान, और वहाँ पे भी आप सोचिए कि IMF पहले सिर्फ विफाकी हुकूमत से डील करती थी, अब वो जो है वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है कि सूबाई हुकूमतों ने भी कोई 400-450 अरब रुपए के सरप्लस इकट्ठे करके जो है वो विफाकी हुकूमत को देने हैं। ये दो बड़े मसले जो हैं, पहला तो ये विफाक और IMF के दरमियान जो नंबर्स हैं उनके ऊपर मैं समझ रहा हूँ कि अभी तक कोई एग्रीमेंट सामने नहीं आया, ठोस एग्रीमेंट, साइन ऑफ जिसको कहते हैं, वो नहीं आया। और दूसरा है विफाक और सूबों के दरमियान जंग कह लीजिए, रस्साकशी कह लीजिए, और इन दोनों माशी वजूहात के नतीजे में इनको जो है बजट वो आगे ले जाना पड़ा। अब बात ये भी हो रही है कि एक दफ़ा अगर बजट के अंदर जो है वो जो वसाइल हैं उनकी तकसीम का ऐलान कर दिया जाएगा, तो फिर जो 28वीं तरमीम की बात हो रही थी, जो NFC के अवार्ड की बात हो रही थी, जो बात हो रही थी कि वसाइल की तकसीम
जो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के तहत की जाती है उसको दोहराना है, उस पर नजरसानी करनी है, वो एक सियासी वजह शायद सामने हो सकती। जी जी मियाँ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं आपके ट्वीट पर ही आऊंगा, जो कल आपने ट्वीट किया कि 4 बरसों में 105,000 अरब रुपया जो है वो इकट्ठा किया गया। आपने बाकायदा इसका ब्रेकअप भी दिया और IMF जो है उसके साथ हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं। IMF की कड़ी निगरानी और कड़ी शराइत से आज हुकूमत को ये कहना पड़ा है कि जो तरक्याती बजट है वो भी मुतासर हुआ है। 1000 अरब रुपए से सिर्फ 528 अरब रुपए जो हैं वो खर्च हुए हैं, बाकी खर्च नहीं हो सके। 10,000 अरब रुपए दरकार हैं, 15,000 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है जो तरक्याती मंसूबे हैं उनको मुकम्मल करने में। तो सर मेरा एक सादा से 4 सवाल हैं कि क्या पाकिस्तान को IMF की ज़रूरत है कि उसके वजह से हमारा बजट भी लेट होता है, हमारे बजट पर इतनी शरायत भी जो है वो नाफज की जाती हैं, निगरानी भी की जाती है, और क्या पाकिस्तान IMF के बगैर नहीं चल सकता, बगैर तरक्की नहीं कर सकता? और क्या पाकिस्तान की हुकूमत अब IMF का प्रोग्राम से निकलेगी या और प्रोग्राम की तरफ जाएगी? और पाकिस्तान की मईशत और IMF इकट्ठे चल सकते हैं? शाहिद साहब, इतने बहुत सारे सवाल इकट्ठे कर दिए आपने। देखिए, मैं आपके एक या दो सवालों के जवाब में एक सादा सी तारीख आपके सामने रख देता। मुझे याद आता है कि पहला जो हमारा IMF का प्रोग्राम था वो 1958 में हुआ था। आप समझिए कि 60-65 साल पहले हमने पहला प्रोग्राम लिया। बीमार मईशत को हम लेके जाते हैं IMF के पास। हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाता, हम अपनी मजबूरियों के तहत उसके पास जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि तारीख गवाह है कि हम 25 दफ़ा IMF के पास जा चुके हैं। बीमार मईशत को लेके जाते हैं, एक डॉक्टर, हम उसको कहते हैं कि ये डॉक्टर का नाम IMF है, वो हमें एक नुस्खा लिख के देता है, एक दवा देता है। अब वही बीमारी दोबारा से आती है, हम दोबारा से IMF के पास जाते हैं, वो एग्जैक्टली वही वाला नुस्खा दोबारा लिख के देता है। अब ये 25 दफ़ा ये हो चुका है। बीमारी एग्जैक्टली शायद साहब आप यकीन जानिए वही है, और जो दवा लिख के दी जा रही है वो भी वही है। बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, उसके नतीजे में बिजली मजीद महंगी हो जाती है, टैक्स मजीद हमारे ऊपर आ जाते हैं, पेट्रोल मजीद महंगा हो जाता है, लेवीज, पेट्रोलियम लेवीज मजीद बढ़ जाती हैं। बीमार मईशत तंदुरुस्त नहीं हो रही, दवा जो है वो वही लिख के दे रहा है डॉक्टर, जो उसने पहले 24 दफा लिखी थी या 25 दफा लिखी। एक माफी चाहता हूं, मैं इंटरजेक्शन कर रहा हूं। मियां साहब, मईशत है उसको तंदुरुस्त करने के हालात तो पैदा हो चुके हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से ये खबर आ रही है कि वहां से तेल और गैस की पहली खेप भी पाकिस्तान आई है। अभी इस सरकारी तस्दीक तो इसकी नहीं हुई, लेकिन अगर हम तेल और गैस की वहां से खेप लेते हैं तो हमारा जो दरामदी बिल है वो कम हो सकता है। CPEC 2 को दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा जो है मुआहिदा कहा जा रहा है, चाइना की तरफ से, उनके थिंक टैंक कह रहे हैं। इस पर भी बताइएगा कि अगर ये जो है वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है CPEC 2 पर, तो पाकिस्तान की मईशत जो बीमार थी वो तंदुरुस्त, बल्कि बहुत तंदुरुस्त हो सकती है। ईरान से हम पेट्रोल और गैस लें तो बहुत ही तंदुरुस्ती हो सकती है। तो क्या हम इस तरफ नहीं जा सकते? अच्छा, जरा वक्त कम है, मैं एक सवाल और भी जोड़ दूं पिछली बात से। डॉक्टर साहब, $377 बिलियन जिस मईशत ने निकाले, तो मईशत से ज़्यादा तो मईशत को चलाने वाले बीमार लगते हैं। इट्स अ ह्यूज अमाउंट एंड दैट इज़ क्वार्टर ऑफ आवर GDP विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस पुअर पीपल। तो डोंट यू थिंक कि ये प्रॉब्लम इसको मैनेज करने वालों में है? मईशत बीमार इन लोगों की वजह से है जो मुसल्लत है। कारी साहब, अभी ऐलान किया है हुकूमत ने कि 4.3 ट्रिलियन रुपीस का तरक्याती बजट होगा। अब ये इसका मतलब ये है कि बजट में पैसा तो बहुत है, पॉलिसी हमें कोई चाहिए। पैसा बजट के अंदर यकीन कीजिए बेतहाशा है। 4,300 अरब का तो हुकूमत ने खुद से ऐलान कर दिया है। इसमें हमें एक सियासी नीयत चाहिए, एक हिकमत अमली चाहिए। ये 4,300 अरब रुपया, आप यकीन जानिए कि अगर 169 हमारे अजला हैं, अगर उनमें बांट दिया जाए तो हर डिस्ट्रिक्ट को 24 अरब रुपया बनता है एक साल का। अब आप 24 अरब रुपए से क्या कर सकते हैं?
देखिए 24 अरब रुपए से आप कम से कम नहीं तो 60-70 नए स्कूल बना सकते हैं। प्लानिंग कमीशन की जो मैंने PC1 देखे हैं वो कहते हैं कि 10 करोड़ रुपए का एक स्कूल बनता है। 40 से ज्यादा क्लिनिक बन सकते हैं। मैं हर सूबे हर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। हर डिस्ट्रिक्ट कम से कम 270 किलोमीटर नई रोड बना सकती है। कम से कम 20 नए पानी के मंसूबे और सैनिटेशन के मंसूबे बन सकते हैं। एक डिस्ट्रिक्ट की एक साल की जो तरक्याती मंसूबों के में रकम मुख्तस की गई है, एक डिस्ट्रिक्ट की हालत बदल सकती है, नक्शा बदल सकता है। वहाँ पे जो 13-14 लाख पाकिस्तानी औसतन एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उनकी जिंदगियां बदली जा सकती हैं। अब तो ये इसका मतलब है आप और जो मियाँ साहब की राय तकरीबन एक ही हुई कि अगर ये मैनेजमेंट ठीक हो, पॉलिसी ठीक हो, तो ना हमें किसी डोनर की ज़रूरत है और हम सेल्फ सफिशेंट होकर तरक्की कर सकते हैं। बहुत या जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ थे। नाज़रीन, हमने चीज़ों को समझने की कोशिश की और हल तो हैं हमारे पास, मगर हल करने वाले हैं या नहीं, सवाल यही है। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।